नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर नंबर 5 के बारे में, जो कि इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के छात्रों के लिए CTI प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय छात्रों, इससे पहले मैं 4 और मॉडल पेपर बना चुकी हूं, जो कि इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के छात्रों के लिए। यदि आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर उन वीडियोज़ को आराम से देख सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मेरा आप सभी छात्रों से निवेदन है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि क्वेश्चंस के बीच बीच में भी मैं बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूं जो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कवर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मॉडल पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1 है, अग्नि का शमन क्या है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है अग्नि में ईंधन मिलाना, ऑप्शन बी है अग्नि से ईंधन अलग करना, ऑप्शन सी है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, और ऑप्शन डी है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो अग्नि का शमन का अर्थ होता है कि अग्नि से जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है उसे अलग करना, ऑक्सीजन की आपूर्ति से उसे पृथक करना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती क्योंकि वह, मतलब जो सिंगल फेज मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, उसका क्या रीज़न है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक वाइंडिंग पर पर्याप्त घूर्णन बल नहीं दे सकती, ऑप्शन बी है कमजोर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ऑप्शन सी है 230 वोल्ट पर चलती है, और ऑप्शन डी है स्पंदित यानी कि पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो जो सिंगल फेज मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोटर की सेल्फ स्टार्टिंग होने के लिए उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए, यानी कि घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा होना चाहिए। और घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र कब पैदा होता है? जब मिनिमम 2 फेज की सप्लाई होते हैं। ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं होता है। तो क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं पैदा हो सकता, इसलिए सिंगल फेज मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। क्योंकि सेल्फ स्टार्टिंग होने के लिए क्या होना चाहिए? घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा होना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, स्पंदित यानी कि पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करती है, इसलिए सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओवरहेड लाइंस पर चालकों को जोड़ने वाली स्लीव्स किस धातु की बनी रहती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल स्टील की, ऑप्शन बी है चालक की धातु की, ऑप्शन सी है केवल तांबे की, और ऑप्शन डी है केवल एल्यूमिनियम की। तो जो ओवरहेड लाइंस में चालकों को जोड़ने वाली स्लीव्स होती है वो चालक की धातु की ही बनी होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चालक की धातु की। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट विद्युत श्रेणी परिपथ का डिजिटल इक्विवेलेंट है? ठीक है, मतलब कौन सा लॉजिक गेट है इसमें से जो कि जो श्रेणी परिपथ होता है, सीरीज सर्किट होता है, उसके जैसा बिहेव करता है या उसका इक्विवेलेंट माना जाता है? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एंड गेट, ऑप्शन बी है नैंड गेट, ऑप्शन सी है नॉर गेट, और ऑप्शन डी है और गेट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एंड गेट। और क्यों होगा एंड गेट? क्योंकि एंड गेट का अगर आप ट्रुथ टेबल ध्यान दें तो एंड गेट के ट्रुथ टेबल में अगर कोई भी इनपुट 0 है या फिर निम्न है, उसे कह सकते हैं, कोई भी इनपुट अगर 0 है तो उसका आउटपुट 0 होता है। आउटपुट एंड गेट का हाई या 1 कब होता है? जब उसके दोनों ही इनपुट 1 होते हैं, तभी एंड गेट का आउटपुट भी 1 होता है। जैसे कि सीरीज सर्किट में क्या होता है? अगर कोई भी कंपोनेंट ओपन सर्किट हो गया तो क्या होगा? पूरा सर्किट का कोई भी आउटपुट नहीं रहेगा, पूरा सर्किट ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में सीरीज सर्किट का इक्विवेलेंट कौन सा लॉजिक गेट होता है? एंड गेट होता है।
और ऐसे ही पैरेलल सर्किट का भी कभी कभी पूछता है एग्जाम्स में कि कौन सा जो लॉजिक गेट है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट है। तो पैरेलल सर्किट का जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है ऑर गेट। ये आप बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो एंड गेट होता है वो सीरीज सर्किट का इक्विवेलेंट होता है और जो ऑर गेट होता है वो क्या होता है, पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में यदि आवृत्ति घटाकर मूल आवृत्ति की 1/4 कर दी जाए तो धारा कितनी हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, मतलब उस सर्किट में सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर उस सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको घटा करके 1/4 कर दिया जाए तो उस सर्किट में फ्लो होने वाली विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 4 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है आधी रह जाएगी, ऑप्शन सी है 2 गुनी हो जाएगी और ऑप्शन डी है 1/4 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। तो देखिए ये एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट में सिर्फ कैपेसिटेंस कनेक्टेड है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट निकालने क्या फॉर्मूला आता है, I = V/XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। और XC की वैल्यू क्या होती है 1/2πfc, जहाँ पे F क्या है फ्रीक्वेंसी है और C क्या है, ये है कैपेसिटेंस। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, यदि फ्रीक्वेंसी को 1/4 कर दिया जाए तो सर्किट में से बहने वाली नई विद्युत धारा क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/2πf'(c). अब f' की वैल्यू कितनी है 2πf/4 × c। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो XC' जो 1/4 है अब ये ऊपर चला जाएगा और 2πfc हो जाएगा। तो इसे हम ब्रैकेट्स में कर लेते हैं 1/2πfc। अब देखिए 1/2πfc ये क्या था, ये था XC का मान। तो आप क्या करोगे, XC' क्या हो जाएगा 4XC होगा। तो अब नई जो करंट होगी इसकी वैल्यू क्या होगी V/XC' हो जाएगी और XC' की वैल्यू क्या है क्या होगा 4XC। तो जो V/XC है ये किसके बराबर है, ये है I के बराबर। तो I' बराबर क्या होगा I/4 होगा। यानी कि यदि फ्रीक्वेंसी को 1/4 कर दिया जाएगा तो सर्किट में से फ्लो होने वाली विद्युत धारा का मान भी 1/4 हो जाएगा। तो चलिए अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी है 1/4 हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हानि 1000 वाट है, आधे भार पे हानि कितनी होगी। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 100 वाट, ऑप्शन बी है 1000 वाट, ऑप्शन सी है 500 वाट और ऑप्शन डी है 250 वाट। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों कि यदि फुल लोड पे कॉपर लॉस है वो 1000 वाट है तो हाफ लोड पे कॉपर लॉस कितना होगा। तो कॉपर लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर लॉस निकालते हैं I² × R से, यानी कि कॉपर लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। मान लीजिए हमने मान लिया है कि जो फुल लोड पे करंट है उसकी वैल्यू है I, तो जो हाफ लोड पे करंट होगी उसकी क्या वैल्यू होगी I/2 होगी, ठीक है। तो कॉपर लॉस जो होगा हाफ लोड पे जो कॉपर लॉस होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी I/2 का होल स्क्वायर × R। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हाफ लोड पे जो कॉपर लॉस है वो क्या हो जाएगा I² R/4 और I² R क्या था, फुल लोड पे कॉपर लॉस था। फुल लोड पे कॉपर लॉस की वैल्यू क्या दी हुई है 1000 दी है, डिवाइड बाई 4 दी हुई है, तो इसको ये कितना आएगा सिंप्लीफाई करने पे 250 वाट आएगा।
और बच्चों ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखना कि यदि आपको फुल लोड पे कॉपर लॉस दिया हुआ है तो हाफ लोड पे कॉपर लॉस निकालने क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 इंटू कॉपर लॉस एट फुल लोड। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में बनते हैं ट्रांसफार्मर टॉपिक से। तो चलिए अब हम अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी है 250 वॉट, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 250 वॉट। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक 1000 वॉट का हीटर 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है और 1 महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है। यदि विद्युत के दाम 4 रुपये प्रति यूनिट हो तो महीने का बिजली का बिल कितना होगा। मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना है, बिजली का बिल कैलकुलेट करना है। यदि प्रति यूनिट का मूल्य 4 रुपये है और 1000 वॉट का एक हीटर 200 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है और 30 घंटे ऑपरेट किया जा रहा है उसको पूरे महीने में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने वाले जितने भी क्वेश्चंस आपको अगर मिलते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है वो क्या याद करना है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 kWh। क्योंकि जो आपकी प्राइस दी रहती है वो किस में दी होती है, प्रति यूनिट में दी होती है। 4 रुपये प्रति यूनिट है या 5 रुपये प्रति यूनिट है, और जो पैरामीटर्स दिए रहते हैं वो घंटे में दिए रहते हैं और वॉट में दिए रहते हैं या किलो वॉट में दिए होते हैं। तो ये इसका कन्वर्जन का फॉर्मूला है कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन में पावर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1000 वॉट दी हुई है। तो इसको हम किलोवाट में बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट हो जाएगा। अब जो हमें टाइम कैलकुलेट करना होता है वो पूरे 1 मंथ का कैलकुलेट करना होता है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि पूरे मंथ में जो हीटर जलाया जा रहा है वो 30 घंटे के लिए जलाया जा रहा है। तो यदि हम इसे KW और इस H का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें KWH की वैल्यू मिल जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो जाएंगे, 1 × 30 आवर है, यानी कि कितना हो जाएगा, 30 यूनिट्स का कंजम्पशन है। अब एक यूनिट का मूल्य कितना दिया हुआ है प्रश्न में, 4 रुपये दिए हुए हैं। तो टोटल जो मंथ का बिल आएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो क्या होगा, 4 रुपये पर यूनिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटू नंबर ऑफ यूनिट यानी कि 30। तो टोटल बिल कितना आएगा, 120 रुपये का बिल आएगा। तो चलिए अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी है 120 रुपये, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 120 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्यावर्ती तरंग रूप में RMS मान किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए तरंग रूप में आयाम पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी है आवृत्ति पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी है आवर्तकाल पर निर्भर करता है, और ऑप्शन डी है सदैव स्थिर होता है। तो जो RMS वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। तो इसलिए जो RMS वैल्यू होती है वो किस पर निर्भर करता है, आयाम पे निर्भर करता है या फिर अधिकतम मान पे निर्भर करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तरंग रूप में आयाम या एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, DC जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को बढ़ाना, ऑप्शन बी है AC को DC में परिवर्तित करना, ऑप्शन सी है धारा एकत्रित करना, और ऑप्शन डी है स्पार्किंग कम करना। तो DC जनरेटर में जो कम्यूटेटर होता है वो क्या करता है, जो आर्मेचर में EMF पैदा होता है, AC EMF पैदा होता है, उसे DC में परिवर्तित करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी AC को DC में परिवर्तित करता है। AC को DC में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, रेक्टिफायर करता है। इसलिए कम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप बहुत ध्यान रखना, ये पॉइंट भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कम्यूटेटर किसकी तरह बिहेव करता है, रेक्टिफायर की तरह बिहेव करता है, और इसे मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा भूमिगत केबल अधिकतम वोल्टता ले सकता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए SJ केबल, ऑप्शन बी है HT केबल्स, ऑप्शन सी है EHT केबल्स, और ऑप्शन डी है ऑयल फील्ड केबल्स। तो जो गिवन ऑप्शन है उसमें ऑयल फील्ड केबल्स सबसे ज़्यादा वोल्टता वहन कर सकता है, सबसे अधिकतम वोल्टता पे इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑयल फील्ड केबल्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार निम्न में से किसमें धनात्मक आवेश होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है ऑर्बिट, और ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। तो जो प्रोटॉन होता है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी
प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इसलिए न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है, न्यूक्लियस का अपना कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसलिए बच्चों इसमें कंफ्यूज ना होना कि आपने कहीं पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस को भी पॉजिटिवली चार्ज लिया जाता है। वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, प्रोटॉन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छे कुचालक पदार्थ में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए उच्च विद्युत शोषण गुण, ऑप्शन बी है निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी है उच्च ब्रेकडाउन वोल्टेज और ऑप्शन डी है उच्च कंडक्टिविटी। तो जो अच्छे इंसुलेटर होते हैं, अच्छे कुचालक होते हैं, उनका ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उच्च ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 13 है, CFL किसके समान सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए सोलर लैंप्स, ऑप्शन बी है फ्लोरेसेंट लैंप्स, ऑप्शन सी है टंगस्टन फिलामेंट लैंप्स और ऑप्शन डी है हेलोजन लैंप्स। तो जो CFL होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लोरेसेंट लैंप के सिद्धांत पे काम करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फ्लोरेसेंट लैंप। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुफेजीय प्रेरण मोटर में जिसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा है, प्रत्येक वाइंडिंग के छोरों पर वोल्टता कितनी होती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए √3 इंटू लाइन वोल्टेज, ऑप्शन बी है 3 इंटू लाइन वोल्टेज, ऑप्शन सी है लाइन वोल्टेज अपॉन √3 और ऑप्शन डी है लाइन वोल्टेज अपॉन 3। तो जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें क्या होता है, जब मोटर स्टार्ट होती है तो वो स्टार कनेक्शन प्रोवाइड करता है और जब मोटर एक ऑप्टिमम स्पीड गेन कर लेती है तो वो डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और पूरा वोल्टेज प्रोवाइड करता है। और स्टार्टर का काम क्या होता है कि किसी भी इक्विपमेंट को या फिर मोटर को सेफ कंडीशन में स्टार्ट करना। तो इसलिए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी लाइन वोल्टेज अपॉन √3, जो कि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाइनरी सब्सट्रैक्शन का कौन सा नियम सही नहीं है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1 - 0 = 0, ऑप्शन बी है 0 - 1 = 1, ऑप्शन सी है 0 - 0 = 0 और ऑप्शन डी है 1 - 1 = 0। तो बाइनरी सब्सट्रैक्शन का जो रूल होता है वो होता है 0 - 0 = 0 होता है और 0 - 1 = 1 होता है, 1 - 0 = 1 होता है और 1 - 1 = 0 होता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो इसमें से सही नहीं है बाइनरी सब्सट्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग, वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा 1 - 0 = 0, जबकि जो नियम है उसके अकॉर्डिंग 1 - 0 होता है 1, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 - 0 = 0। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाइनरी एडिशन का कौन सा नियम सही नहीं है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 1 + 0 = 1, ऑप्शन बी है 0 + 1 = 1, ऑप्शन सी है 0 + 0 = 0 और ऑप्शन डी है 1 + 1 = 1। तो जो बाइनरी एडिशन होता है उसका रूल होता है 0 + 0 = 0 और जो कैरी होता है वो भी 0 होता है। 0 + 1 = 1 होता है, कैरी 0 होता है। 1 + 0 = 1 होता है, कैरी 0 होता है और 1 + 1 = 0 होता है और कैरी 1 होता है उसका। इसलिए जो बाइनरी एडिशन का रूल है उसके अकॉर्डिंग इसमें से जो ऑप्शन गलत है वो है ऑप्शन डी, 1 + 1 = 0 होता है और उसका कैरी 1 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 + 1 = 1। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय विद्युत नियमन यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार उच्च वोल्टता लाइन को किसी मार्ग पर जमीन से कितनी न्यूनतम ऊंचाई पर होना चाहिए? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 20 फीट, ऑप्शन बी है 35 फीट, ऑप्शन सी है 25 फीट और ऑप्शन डी है 30 फीट। तो जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है उसके अकॉर्डिंग जो हाई वोल्टेज लाइन होती हैं उसका ज़मीन से न्यूनतम ऊंचाई 20 फीट होना चाहिए, 20 फीट या 6.1 मीटर, ये दोनों ही आपको डेटा याद रखना है, 20 फीट या फिर 6.1 मीटर, ये मिनिमम ऊंचाई होनी चाहिए IE रूल के अकॉर्डिंग, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 20 फीट।
क्वेश्चन नंबर 18 है अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियां जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है डोपिंग, ऑप्शन बी है विसरण, ऑप्शन सी है मिश्रण और ऑप्शन डी है अपचित करना। तो अर्धचालक पदार्थों में जो अशुद्धियां जोड़ी जाती हैं, जो या तो पेंटावैलेंट होती हैं या तो ट्राईवैलेंट होती हैं, जिसके आधार पे या तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है या तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डोपिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार ताम्र हानि किस परीक्षण से ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए ऑल डे एफिशिएंसी टेस्ट, ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ऑप्शन सी है फुल लोड टेस्ट और ऑप्शन डी है ओपन सर्किट टेस्ट। तो जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं या फिर जो भी ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें जो कॉपर लॉसेस होते हैं उसे ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जो कॉपर लॉसेज है उनको ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं ट्रांसफार्मर पे, और जो कोर लॉसेज होते हैं उसको ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा कॉपर लॉसेज ज्ञात किए जाते हैं, और या फिर कॉपर लॉसेज ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ऐसे ही कोर लॉसेज किस टेस्ट द्वारा ज्ञात करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात करते हैं। और ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, तो कोर लॉसेस ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए वोल्टता कम होती है, धारा बढ़ती है, आवृत्ति स्थिर रहती है। ऑप्शन बी है वोल्टता बढ़ती है, धारा कम होती है और केवीए स्थिर रहता है। ऑप्शन सी है धारा कम होती है, केवीए कम होता है और चुंबकीय बल बढ़ता है। ऑप्शन डी है केवीए, आवृत्ति, वोल्टता तीनों बढ़ता है। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, मतलब उसकी प्राइमरी साइड में कम वोल्टेज होता है और सेकेंडरी साइड में ज़्यादा वोल्टेज होता है। उसमें क्या होता है, जब सेकेंडरी साइड में वोल्टता बढ़ती है और जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक कांस्टेंट पावर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस होता है। ट्रांसफार्मर द्वारा कभी भी पावर में और फ्रीक्वेंसी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। ट्रांसफार्मर से वोल्टेज और करंट के मान में परिवर्तन करता है। तो क्योंकि अगर पावर कांस्टेंट है और वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो करंट का मान क्या होगा, घटेगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है यानी वोल्टेज का मान बढ़ेगा, वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो करंट का मान घटेगा और जो पावर है उसका मान स्थिर रहेगा। और ट्रांसफार्मर का पावर किस में देते हैं, केवीए में मेजर करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वोल्टता बढ़ती है, धारा कम होती है और केवीए स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का कार्य क्या है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन बी है बॉयलर की वाष्प को सुपरहीट करना। ऑप्शन सी है ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना और ऑप्शन डी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो जो थर्मल जनरेटिंग स्टेशन होते हैं या तापीय उत्पादन प्लांट होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो सुपर हीटेड स्टीम होता है उसको टरबाइन की पंखियों पे गिराते हैं। तो उससे क्या होता है, टरबाइन घूमने लगती है। टरबाइन घूम रही है मतलब क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, इसमें जो ऊष्मीय ऊर्जा हो रही है वो किस में परिवर्तित हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित हो रही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से किस उत्पादन प्लांट का रनिंग कॉस्ट सबसे कम होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन बी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ऑप्शन सी है डीजल पावर प्लांट और ऑप्शन डी है गैस पावर प्लांट। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है उसमें कोई भी फ्यूल या कोई भी ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाता। उसमें क्या होता है कि पानी को गिराया जाता है टरबाइन पे, जिससे टरबाइन घूमती है और उससे मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट होता है जो कि इनपुट बनता है जनरेटर का, और जनरेटर विद्युत ऊर्जा को आउटपुट देता है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट देता है। तो इसलिए सबसे कम रनिंग कॉस्ट किसका होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 23 है एक 8 पोल अल्टरनेटर 375 आरपीएम पे घूम रहा है। यदि पोलों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति कितनी होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों जो स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है n = 120 F/p
पी, जहाँ जो एन है वो क्या है, स्पीड है आरपीएम में। आरपीएम का क्या फुल फॉर्म होता है, रोटेशन पर मिनट। जो एक एक पॉइंट मैं बता रही हूँ सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, आरपीएम का मतलब भी पूछता है। आरपीएम का मतलब क्या होता है, रोटेशन पर मिनट। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आरपीएस का क्या मतलब है। आरपीएस का क्या मतलब होता है, रोटेशन पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो जो इस फॉर्मूले में जो स्पीड होती है वो आरपीएम में होती है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हर्ट्ज में होती है, और नंबर ऑफ पोल्स, क्योंकि वो नंबर है, संख्या, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू दी हुई है 8, और जो स्पीड दी हुई है वो दी हुई है कितनी, 375 आरपीएम दी हुई है। तो क्योंकि स्पीड आरपीएम में दी है इसलिए हमें कोई भी कन्वर्जन नहीं करना है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ पोल्स है उसको दुगना कर दिया जा रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल्स 2 × 8 यानी कि 16 कर दिया जा रहा है। तो नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो क्या था फॉर्मूला, n = 120 f/p, यानी f की वैल्यू क्या हो जाएगी, Pn/120। अब इसमें हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। f = p कितनी हो गई है, 16 हो गई है, क्योंकि उसे दुगना कर दिया जा रहा है नंबर ऑफ पोल्स को। स्पीड की वैल्यू क्या दी हुई है, 375 दी हुई है अपॉन 120। तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा 4 से, और ये हो जाएगा 30, और यहाँ पे फिर हो जाएगा 4 × 125/10। सिंप्लीफाई करने पे ये आएगा आपका 50 हर्ट्ज़ आएगा। ठीक है, तो इससे नई जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी नंबर ऑफ पोल्स को दोगुना करने पे वो होगी 50 हर्ट्ज़। तो चलिए अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी है 50 हर्ट्ज, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रेजिंग करते समय निम्न में से कौन सा पदार्थ सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सीसा, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी है टिन, और ऑप्शन डी है तांबा। तो ब्रेजिंग करते समय पीतल का उपयोग किया जाता है सोल्डर के रूप में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पीतल। क्वेश्चन नंबर 25 है, कैंडिला निम्न में से किसकी इकाई है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ल्यूमिनेंस, ऑप्शन बी है वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऑप्शन सी है लाइट फ्लक्स, और ऑप्शन डी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो कैंडिला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के छात्रों के लिए सीटीआई प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय छात्रों, ऐसे और भी मॉडल पेपर हमारे चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबा ले, ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।